नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए हम ऑनलाइन जो क्लास है वो आपके घर पर पहुंचा रहे हैं। जो भी सुविधा आपको दी जा रही है उसका लाभ उठाएं अधिक से अधिक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें। हम बात कर रहे थे अशोक की। अशोक के बारे में हमने कलिंग युग तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो आगे बात करते हैं अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। आगे बात करते हैं उसके कि अशोक क्या था, एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। अशोक धार्मिक सहिष्णु राजा था। इसकी जानकारी हमारे को किससे मिलती है? तो देखो अशोक ने क्या किया कि आजीवक जो संप्रदाय था, आजीवक एक क्या था? संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय था। आजीवक जो संप्रदाय था उनके पिता थे बिंदुसार, ठीक है, वो इसके अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के लिए उसने क्या किया? 12 बर की गुफाओं की पहाड़ियों में 12 बर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया है? 4 गुफाओं का। देखो मैं बता रहा हूं, अशोक है। अशोक क्या था? एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। इसकी जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? एक तो 12 बर की पहाड़ियों से मिलती है, जहां पर क्या है उसने कितनी गुफाओं का निर्माण कराया? 4 गुफाओं का निर्माण कराया। देखो किसके लिए कराया? आजीवक संप्रदाय के निवास के लिए। आजीवक संप्रदाय के निवास के लिए, आजीवक संप्रदाय के जो भी लोग हैं उनके रहने के लिए कितनी गुफाओं का निर्माण कराया है? 4 गुफाओं का। अब ये देखो, ये 4 गुफाएं कौन सी है? एक नंबर विश्व झोपड़ी। एक नंबर क्या नाम है? विश्व झोपड़ी। 2 नंबर कर्ण। 3 नंबर सुदामा। 4 नंबर चौपाल। अशोक है, एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति है। उसने आजीवक संप्रदाय के निवास के लिए 12 बर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का क्या कराया है? निर्माण करवाया है। 4 जो गुफाएं हैं उनका नाम क्या है? विश्व झोपड़ी, कर्ण, सुदामा, चौपाल। अब आप पूछेंगे 12 बर की गुफाएं कहाँ हैं? तो बिहार के अंदर एक जगह है बोध गया। बोध गया 12 बर की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? बिहार के बोध गया में। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे देखो, अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उससे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था अशोक ना, प्रभाव था, तो अशोक ने क्या किया? महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित कई स्थानों की यात्राएं की। कई स्थानों की क्या की है? यात्राएं की है। कई स्थानों की क्या की है? यात्राएं की है। इनके अंदर आपको 2 यात्राएं याद रखनी है। एक नंबर है बोध गया, दूसरा नंबर है लुम्बिनी। देखो अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित कई स्थानों की यात्राएं की है। 2 का ध्यान रखना है आपको। एक नंबर है बोध गया, दूसरा नंबर लुम्बिनी। दूसरा नंबर लुम्बिनी। अब देखो बोध गया की जो अशोक ने यात्रा की है वो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष की है। राज्याभिषेक के कौन से वर्ष की है? 10वें वर्ष। और लुम्बिनी की यात्रा है वो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की है। कब की है? 20वें वर्ष। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी
कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो कई स्थानों की अशोक ने यात्राएं की है। अब देखो, एक नंबर जो स्थान की यात्रा की वो कौन सी है? बोध गया, और दूसरा नंबर लुम्बिनी। ठीक है, बोध गया और लुम्बिनी। तो बोध गया है, बोध गया की यात्रा कब की है? अशोक के राज्याभिषेक कब हुआ था? आपको बताया था मैंने 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसमें से 10 साल घटा देंगे तो 259 ईसा पूर्व कहां की यात्रा की है? बोध गया की। अब 20 साल कम कर दो, 10 साल इसमें से और घटा दो। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में, तो 20 साल इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 249 ईसा पूर्व। ठीक है, इस समय क्या किया है इसने? यहाँ की यात्राएं की है। अब देखो आगे बात करते हैं कि जब लुम्बिनी की अशोक ने यात्रा की ना, तब वहां का जो कर था, भूमि कर था। कौन सा कर था? भूमि कर। वो 1/6 था। कितना था? 1/6। इसको घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया, या कर मुक्त कर दिया। कई जगह ये भी वर्णन मिलता है कि लुम्बिनी को क्या कर दिया था? कर मुक्त कर दिया था। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि 10th और जो 12th की क्लास की किताब में, बुक में है, वो ये चीज मिलती है। देखो, जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, कब यात्रा की? 20वें वर्ष यात्रा की। तो उसने क्या किया? इस भूमि कर, जो भूमि कर लगता था लुम्बिनी के ऊपर 1/6, उसको घटाकर कितना कर दिया? 1/8। अब इस चीज की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? क्या है? ये कर घटाया है अशोक ने, तो रोमनदेही अभिलेख से, रोमनदेही अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने क्या किया? जब लुम्बिनी की यात्रा की तो वहां का कर 1/6 से घटाकर कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। आगे देखो, अशोक ने जो है, अशोक के राज्याभिषेक के लघु स्तंभ में अशोक है जो राज्याभिषेक का जो लघु स्तंभ है, उसमें अशोक को खुद को बौद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बौद्ध शाक्य कहा है। इस चीज का ध्यान रखना। 1 नंबर का प्रश्न आपका बनता है कि अशोक ने खुद को राज्याभिषेक के लघु स्तंभ में क्या कहा है? तो क्या कहा है? बौद्ध शाक्य कहा है। अब देखो बात करते हैं, अशोक ने जो कलिंग जो आक्रमण किया, उसके बाद में जो है उसका मन द्रवित हो गया, उसने रणघोष की जगह धम्मघोष अपना लिया। तो देखो अब बात करते हैं अशोक के धम्म की। किसकी बात करते हैं? अशोक के धम्म की। धम्म, देखो पहली बात कि धम्म होता क्या है? तो देखो धम्म क्या होता है कि धम्म जो है अशोक ने क्या किया कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उनमें नैतिक आदर्शों की स्थापना के लिए जो नियम प्रतिपादित किए, उसे धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। तो अशोक का धम्म क्या है? अशोक ने क्या किया कि मानव के, जो मनुष्य के कल्याण के लिए या प्रजा के कल्याण के लिए जो नैतिक आदर्शों की उसके उनके अंदर स्थापना करने के लिए, यानी नैतिक आदर्श है उनके मन के अंदर स्थापित करने के लिए कुछ जो नियम प्रतिपादित किए, उसे क्या कहते हैं? अशोक का धम्म कहते हैं। अब देखो अशोक के धम्म की
जो परिभाषा कहां मिलती है, अशोक के धम्म की परिभाषा है वो अशोक के दूसरे व सातवें शिलालेख में मिलती है। दूसरे व सातवें शिलालेख में मिलती है। धम्म की जानकारी कहां से मिलती है, अशोक के दूसरे व सातवें शिलालेख के मिलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बाकी बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।